वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज। पिछली बार सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना और हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज को पढ़ लिया था। इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आज मैं कंप्लीट करूंगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डेली दोपहर 1 बजे आप ये क्लास देख सकते हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है और बहुत जल्दी अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है। अदर कोई कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिना देर किए आप इन दिए गए नंबर्स पे अपने कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, या फिर सबसे आसान है आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन उसी ऐप में आपको मिल जाएगी और जो भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पूरे स्टडी मटेरियल की जानकारी उसमें दी गई है, डेमो भी दिया गया है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी गई हैं। इसके साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो सिलेक्शन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है मटेरियल वो सारा का सारा दिया गया है। इसके अलावा आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इसका गठन देखा, किसने किया, कब हुआ। इसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिकों पर मुकदमा भी चलाया गया, उसके बारे में भी हम लोग जान चुके थे। आज देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई थी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, इसकी बैठक में बहुमत प्राप्त किया। भूलाबाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में चल रहे दिल्ली मुकदमे की पैरवी में शामिल थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो प्रश्न में ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इससे संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित थे भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। रासबिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस ने 13 जून 1943 को पूर्वी एशियाई आए थे और उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और आईएनए का नेता बनाया इन्हें, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एससी चटर्जी, जो कि वित्त विभाग जिनके पास था, एमए अय्यर ये प्रसारण मंत्री थे, लक्ष्मी स्वामीनाथन इनको महिला विभाग दिया गया था। और इसके बाद एक प्रसिद्ध नारा आपको याद रखना है, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इन्होंने मलाया में दिया था। इस अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त की। रंगरूटों को प्रशिक्षित किया गया और आईएनए के लिए धन एकत्र किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिडेंट का भी गठन किया गया। इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो महिला रेजिमेंट थी उसका सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम रखा था, तो उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय को रंगून अर्थात बर्मा में स्थानांतरित कर दिया गया और सेना के रंगरूटों को चलो दिल्ली युद्ध के नारे के साथ वहां से मार्च भी करना था। 6 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा आईएनए को दे दिया गया था और द्वीपों का नाम बदला गया, नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था और ये ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए गांधी का आशीर्वाद मांगा। शाहनवाज की कमान में एक आईएनए बटालियन को जापानी सेना के साथ इंडो बर्मा मोर्चे पर जाने और इम्फाल अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार की और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर यह खड़ा हो गया। आईएनए इकाइयाँ बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ीं। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरंग, जो कि आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जहां पर खड़ा है, जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के साथ इसके लिए भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार आईएनए ध्वज फहराया था।
3 महीने के लिए आईएनए ने मोइरंग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन फिर मित्र देश सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। आईएनए का हश्र भी वैसा ही था जैसा कि जापानियों का हुआ था और सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई को 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी। इसके बाद स्थिर जापानी वापसी ने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए आईएनए की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया। 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा और 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण हो गया और इसी के साथ आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइपे, जो कि ताइवान में है, इसमें का हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। और आज़ाद हिंद फौज का जो सैन्य अभियान है और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह है, इसने प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटिश के क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानने थे, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारा आपने देखा। अब हम लोग कैबिनेट मिशन योजना, इसके साथ संविधान का निर्माण देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा में आप सबसे पहले कैबिनेट मिशन के बारे में जानिए। एटली की सरकार थी। इन्होंने फरवरी 1946 में भारत के लिए एक बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों को, अब इसमें सदस्य कौन कौन थे वो जानिए। पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य के सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर ये फर्स्ट एडमायरल्टी लॉर्ड थे। इनके उच्च शक्ति वाले मिशन को भेजने की घोषणा की गई। पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी। अभी प्रस्ताव क्या थे, एक एक करके देखिए। पहला था प्रस्ताव भारत की एकता बनाए रखना। दूसरा था मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकराना। थर्ड था भारत का एक संघ स्थापित करना जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। और चौथा प्रस्ताव था कि संविधान निर्मात्री संस्था या फिर संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। कैबिनेट मिशन ने 1946 में ही वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसका पुनर्गठन करके अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे और कैबिनेट योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी जिसमें ऐसे बीज बोए थे जिनसे दुख की मारी भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सी आज़ाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने हेतु कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। संविधान सभा का सिद्धांत देखिए, सबसे पहले किसने दिया, पहले ये समझिए, फिर संविधान सभा का निर्माण समझेंगे। तो संविधान सभा के सिद्धांत को सर्वप्रथम 1895 के स्वराज्य विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर मोतीलाल नेहरू 1924 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी और इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार से प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा के निर्माण में 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन होता है और इसके अस्थायी जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है दिल्ली में। अब जो स्थायी अध्यक्ष है वो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस दिन यह बनकर तैयार हो गया था और अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। जीवी मावलंकर का इसमें देख लीजिए रोल। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जो था वो जीवी मावलंकर ने संभाला था। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे थे।
ये वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 1946 में हुआ। इस संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे और इस सरकार में जो रक्षा विभाग है वो बलदेव सिंह के पास था। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधी जो विभाग था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। 2 सितंबर 1946 को गठित की गई अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य थे, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां। इन सभी को हटना पड़ा था। बंगाल में AK फजलुल हक थे। इनके नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई। बाद में मुस्लिम लीग का जो मंत्रिमंडल है वो गठित हुआ, जो कि 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा और इसके प्रधानमंत्री HS सुरहावर्दी थे। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र, संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की थी और उक्त तिथि को दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और इस कार्यवाही में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र भी रहा था। तो आप देखेंगे किस प्रकार कैबिनेट मिशन आया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की गई, इसमें दंगे फैलाए गए, आतंक फैलाया गया और भी जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं अगली क्लास में आती हूँ। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, डिटेल में इसकी क्लास देखना चाहते हैं, फुल वीडियो रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अपने कोर्स को परचेज करना होगा और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।